अस्सलाम वालेकुम क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 6 था। हमारे उसी सीरीज के सेक्शन के अंदर हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 के साथ। हमारे लेक्चर नंबर 7 में जो हम डिस्कस करेंगे इसको हम देखते हैं, बल्कि ऑलरेडी हमने बताया आपको लास्ट लेक्चर में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को, थोड़ी आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ कवर की थी, ताकि आप जो है वो दोबारा जाग जाए, आपके जहन जो है दोबारा से एक्टिव हो जाए और हम अपनी पिछली चीज़ को जो है वो अगली चीज़ के साथ उसको हम लिंक कर पाएं। लास्ट लेक्चर में जो हमारा फोकस रहा वो हमारे पास दो फैक्टर्स के ऊपर था, दो हमारे पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है। देन हमने बात किया उनमें सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमने इन फैक्टर्स को है हमने देखा था। ये दोनों फैक्टर्स जो आपके पास हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ मैनेजर। आपको इन दोनों फैक्टर्स को जो है वो देखना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हमने फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हमने इंटरेस्ट रेट को देखा, हमने और भी बहुत सी चीज़ें आपके पास देखी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिकली जो है एक कंट्री को इफेक्ट करते हैं एंड देन प्रोग्रेसली वो आपके पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली साउंड है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, इन्फ्लेशन रेट आपके पास जो है वो कम है, इंटरेस्ट रेट हाई नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट आपके पास है, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है और ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, इकोनॉमिक रिसेशन नहीं है। वो कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन आता है वहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्री तो इफेक्ट होती ही है, बल्कि इंडिविजुअल्स भी इफेक्ट होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो आपके पास इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके पास जो है इफेक्ट होती है। दैट्स वाई for manager it's very much important because managers have to develop the managerial practices कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे अपनी मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो they must aware about those इकोनॉमिकल फैक्टर जो उनके बारे में उनके अवेयरनेस होना जो है वो जरूरी है। सेकेंडली जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा वो हमने बात किया आपके पास सोशल, कल्चरल, आपके पास डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यू हैव टू लुक फॉर द सोशल फैक्टर्स के कौन कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी सोशल वैल्यूज हैं जो चेंज हों तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोशल वैल्यूज हैं वो भी आपके पास जो है वो आपके पास चेंज होंगी। सिमिलरली वी हैव टू लुक फॉर द कल्चरल फैक्टर्स के कल्चर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वो प्रोमिनेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, आपके मार्केट शेयर को, कस्टमर की जो आपके पास प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर है उसको। सिमिलरली हमने ये बात देखी कि आपके पास जो कल्चरल फैक्टर हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, हमने एक चीज़ देखी आपके पास के कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो उसकी एजुकेशन से, इनकम लेवल से, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट से वो चेंज आपके पास होती हैं। जो चेंजिंग ट्रेंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो यहाँ के कस्टमर की भी ट्रेंड्स को, मेंटेलिटी को जो है वो क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे, उनके जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको जो है वो चेंज करेंगे। तो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन CEO, it's your responsibility that you have to look and monitor those new trends and you should align your organization interests with the interests of the customer, ठीक है। फिर हमने फैक्टर्स कुछ देखे कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके कल्चरल, सोशल और डेमोग्राफिक और एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्टर्ब होते हैं। उनमें हमारे पास जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे वो हमारे पास था कस्टमर, आपका जो प्रोडक्ट था वो मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो इफेक्ट होते हैं। फिर हमने कुछ बात की आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने देखा कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है उसकी जो डिप्लीशन है उसके ऊपर हमने बात की कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इखराज है, ठीक है, आपके थ्रू आपके पास पोल्यूशन है उसका या इंडस्ट्रियल वेस्ट का जाना, हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो है ओजोन डिप्लीशन के एक जो है आपके पास सोर्स हैं। ये हमारे पास एक इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कैप्चर करना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रिसाइकलिंग बिहेवियर, ठीक है, सस्टेनेबल रिसाइकलिंग बिहेवियर, किस तरह से इसको सस्टेन किया जाए, रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट का अप्लाई होना, यहाँ पर हमने बात की थी सब कुछ। फिर हमने कहा कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ये आपके पास एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, नो डाउट। द नेचर जो है, नेचर की ब्यूटी को रिटेन रखने के लिए, ठीक है, और स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन एंड व्हाट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
ठीक है, टू सेव दोज मीन इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं उनको किस तरह से हमने देखना है। तो ये हमारे पास तमाम फैक्टर्स थे जिनको हमने लास्ट लेक्चर में देखा। जो हमारा आज का लेक्चर होगा, हम आज के लेक्चर में जो है वो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस हम देखेंगे ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक कंट्री को। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जो आपके पास रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसी रिवोल्यूशंस हैं जिसने ओवरऑल वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द इंटरनेट, अ टेक्नोलॉजी विच रियली चेंज द वर्ल्ड एंड नाउ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल विलेज, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इट इज़ नाउ अ नॉलेज एबल ग्लोबल विलेज, के अब आपके पास जो नॉलेज है वो इस तरह से अवेलेबल है कि मीन आप पढ़ने वाले बने, सब कुछ ही अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पर ये बात मैं इसमें ऐड करूंगा। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, जो आपके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, आपके पास आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में किस तरह से जो है डाटा इकट्ठा करेंगे, आप किस तरह से उसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिशंस, अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, और आप फिर किस तरह से उसे एनालाइज करके जो है उसे एक फ्रूटफुल वे में जो है वो यूज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर। हम आज के लेक्चर को हम थोड़ा अगर देखें और हम इसको डिस्कस करें तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास जो है पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड जो लीगल फोर्सेस आपके पास हैं, दे आर रियली प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपके पास ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। आपके पास पॉलिटिकल फोर्सेस क्या हैं, गवर्नमेंटल फोर्सेस आपके पास क्या हैं, जो लीगल फोर्सेस हैं वो आपके पास क्या हैं, ठीक है। लीगल आपके लेजिस्लेशन के अंदर आता है, जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है। पॉलिटिकल फोर्सेस के जो आपके पास कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हाउ इट एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, एंड देन द गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट लगाना है, गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन है, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर आपके पास आती हैं। Federal, state, local and foreign governments are major regulators, deregulator, subsidizer, employers and customers of the organizations. आपके पास फेडरल, लोकल, स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट जितनी भी आपके पास हैं, ये आपके पास मेजर रेगुलेटर भी हैं, रेगुलेट करती हैं पॉलिसीज को, मेजर डी रेगुलेटर भी हैं, ठीक है। डिस्टर्ब करना भी जो है, कंट्रोल करना। फॉरेन मॉनिटरी पॉलिसी आपके पास चेंज आई, ठीक है, IMF ने कोई फॉरेन मॉनिटरी पॉलिसी में चेंजेस की तो आपकी कंट्री के अंदर भी जो है वो क्या होगी, वो पॉलिसी जो है वो चेंज होगी। तो इट्स मीन जैसे हमने बात की थी ओपेक, हमारे पास ऑयल प्राइसेस को जो है ओपेक जो आपके पास है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। अब वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उनके ऑयल प्राइस को कंट्रोल करना जो है आपके पास क्या करता है, इंटरनली जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स मीन दैट दे आर द रेगुलेटर, दे आर द डी रेगुलेटर, ठीक है। तो दे आर आल्सो सब्सिडाइजर। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेज देयरफॉर कैन रिप्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो ये फोर्सेस हैं, जो हम तीन फोर्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये वेदर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आपके पास जो है वो पड़ता है। एंड दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में भी ये तीनों फोर्सेस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, और उनको डिग्रेड करने में या उनकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने में भी इनका जो है बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो रोल आपके पास है। For industries and firms that depend heavily on government contract or subsidies, ठीक है, political forecast can be the most important part of an external audit, ठीक है। political government जो आपके पास जो है वो most important part जो है इसका critical audit का है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री है, वेदर इट्स स्मॉल और बिग, हम इसकी बात नहीं अब यहाँ पर करेंगे। हमारे पास जो हैं, जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये फोरकास्ट करती हैं किसको, आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट को। इसके साथ साथ ये फोरकास्ट करती हैं कि इन फ्यूचर बिजनेसेस की जो शेप है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, ठीक है, कि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरह का होगा और किस तरह का आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो होना चाहिए। तो आप इस चीज को देखें हमारे पास कि अगर
अगर आपके पास गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपकी इंटरनल ग्रोथ तब क्या है, ठीक है। अगर सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे आपके इंटरनल प्रोसेस में जो है वो क्या क्या आपके पास जो है चेंजेस या रिपीटिशन आपके पास जो है वो आती हैं। तो इट्स मीन कि आपके पास जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं इनको मैनेज करना या कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो इफेक्ट करती हैं आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो आपके पास सोर्सेज हैं उनको। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन हमने कहा कि हमारे पास जो है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं या थ्रेट्स हैं, उनको जनरेट करने में जो है इन तीनों फोर्सेस का जो है बहुत बड़ा हाथ है। जो की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट हम रेगुलेशन की बात करें अगर, तो वो हमारे पास हैं टैक्स रेट्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है लॉबिंग एफर्ट्स, थर्ड हमारे पास जो है वो पेटेंट लॉज हैं। तीनों जो आपके पास जो है क्या है वो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग आपके पास जो है वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम अगर अपने पास देखें तो हमारे पास जो की अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं और जो की थ्रेट्स हैं, टैक्स रेट आपके पास कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो आपके टैक्स रेट्स हैं आप खुद नहीं टैक्स लगा सकते, गवर्नमेंट की जो बॉडीज है वो क्या करती हैं, टैक्स जो है आपके ऊपर जो है वो इम्पोज करती हैं। अब जो टैक्स रेट है उसका जो लगाना है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है? यस, आपके पास इंटरनली जो है आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ता है, ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बल्कि ओवरऑल कंट्री के अंदर आपके पास क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का आपके पास क्या है इफेक्ट पड़ता है। लॉबिंग एफर्ट्स का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आपके पास अगेन गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, इसके अंदर हमारे पास अगेन जो है वो इफेक्ट है लॉबिंग एफर्ट का आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, हर एक के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पेटेंट लॉज, पेटेंट हमारे पास जो लॉज हैं उनका भी इम्पैक्ट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के ऊपर पड़ता है। पेटेंट हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है और आप ये क्लेम करते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये जो इनोवेशन है ये जो है मेरी है और इस इनोवेशन को जो है मैंने किया है। आप क्या करते हैं, उसको जो है पेटेंट जो है उसको कर लेते हैं कि आप उसको अपने नाम से जो है अपने नाम से आप उसका पेटेंट ले लेते हैं कि ही इज द इन्वेंटर फॉर दैट। सो कोई भी बंदा उस चीज को यूज करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल पेटेंट की जो है वो फी पे करेगा, ठीक है। पेटेंट फी हमारे पास एक्चुअली जो है वो रॉयल्टी है जो उस इन्वेंटर को मिलती है जिसने वो चीज जो है वो इन्वेंट की हुई होती है। तो पेटेंट लॉज का होना एक ऑफ कोर्स के गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है टुवर्ड्स द पेटेंट लॉज के ऊपर उनके क्या रेगुलेशंस हैं, बिकॉज पेटेंट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ में मैं पेटेंट लॉज के हवाले से अभी बात चल रही है हमारे पास, तो पेटेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी है जिससे कि सिर्फ 2 पेटेंट हैं। उन्होंने कोई काम किया, उन्होंने इन्वेंशन की, ठीक है, इन्वेंशन उन्होंने की और उसको उन्होंने पेटेंट लिए और अब उस पेटेंट की जो रॉयल्टी है वो इनको $1 मिलियन में आती है, ठीक है, सिर्फ 2 पेटेंट। और वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल तमाम जो कॉस्ट है वो सिर्फ वो जो 2 पेटेंट हैं उनकी इनकम से जो है वो आपके पास जो है वो पूरा हो रहा है। दिस इज द थिंग कि एक बंदा इन्वेंशन किया आपने, अब उसकी जो रॉयल्टी है वो जो है उस इंस्टीट्यूशन को मिलती है और उस बंदे को जो मिलती है, डिपेंड ऑन द पेटेंट लॉ के उस ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि इन्वेंटर को कितना मिलेगा और जो उस गवर्नमेंट है उसको कितना जो है वो पेटेंट के अंदर से जो है वो मिलेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ आपसे, जब लेजर आपके पास डिस्कवर हुई, लेजर है सो मैनी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस जो लेजर के ऊपर आपके पास के वो बेस्ड हैं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर या आपके पास मेडिकल के अंदर, हेल्थ के अंदर, ठीक है, ई हेल्थ के अंदर बहुत सारे आपके पास लेजर की जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। जब आपके पास लेजर का पेटेंट क्लेम किया गया, किसी बंदे ने पेटेंट क्लेम किया कि जी लेजर वाज डिस्कवर्ड बाय मी, तो उसको पेटेंट उसका मिला, ठीक है, उसके 40 साल के बाद, बल्कि 40 साल तो नहीं, कुछ और थोड़ा ही टाइम होगा, आप ईयर को खैर हम छोड़ देते हैं, उसके थोड़ा से बाद एक और बंदे ने जो है, एक टीम ने, बल्कि एक यूनिवर्सिटी की टीम ने डिस्कवर किया दैट लेजर वाज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय अस, कि ये हमने डिस्कवर किया था। एंड ऑफ कोर्स जब आप कुछ चीज क्लेम करेंगे तो उसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, तो उसका जो प्रूफ था वो जब मांगा गया तो उसमें लैब बुक
आप फॉर एग्जांपल किसी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जो है उसकी रिपोर्ट लिखते हैं कि जी आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व की, ठीक है। तो देन उसके आगे आपके पास साइंटिस्ट के जो है वो सिग्नेचर्स होते हैं, एक टीम के पूरी 10-15 टीम्स के। तो जब उनको लैब मैनुअल देखा गया और वो चीज़ देखी गई और वो साइंटिस्ट के नेम देखे गए और वो जो डेट जिस पे वो पेटेंट रजिस्टर हुआ था उससे पहले की जो डेट्स में बैक डेट के अंदर थी वो चीज़ जो थी वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी, तो उन्होंने पेटेंट कैंसिल कर दिया लेज़र का और इस टीम के नाम पर पेटेंट किया जिन्होंने इस चीज़ को जो ऑलरेडी अपने लैब में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया। तो आपने देखा कि पेटेंट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और अब उसके ऊपर देखें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है उसकी रॉयल्टी जो कोई भी बंदा लेज़र यूज़ करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू पे द रॉयल्टी फी एंड देन मतलब कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। आप मोबाइल के अंदर देखें आपके पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, वायरलेस है, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज दीज ऑल थिंग्स हैज पेटेंट, इनके पेटेंट हैं और आपके पास कितने मोबाइल्स बनते हैं, कितने बनते हैं, आप सोचेंगे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है उनकी रॉयल्टी में जो है वो पे किया जाता है। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या हैं टुवर्ड्स दीज पेटेंट लॉज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हम इसको देखें, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स आपके पास जो इंटरनेशनलाइजेशन है या जो एक इंटरनेट है या जो वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास है उसकी वजह से आपके पास जो है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आप ऑफ श्योर और इन कंट्री ऑफ श्योर दोनों जगह पर आपके कर बिजनेस कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज। आपका पास अब इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिकल वेरिएबल्स का इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यू आर द मैनेजर्स, यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू डिवाइज स्ट्रेटजीज, यू हैव टू रिवाइज स्ट्रेटजीज। सब कुछ जो है आपने करना है, आपने इंप्लीमेंट भी करनी है, स्ट्रेटजी आपने जो है वो बनानी भी है। दोनों एंड पे आप देखें कि अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग द गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर्स तो आपके पास ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटजी जो है वो उस तरह से बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सो बीइंग एन मैनेजर, बीइंग अ मैनेजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू हैव टू लुक फॉर कि आपको देखना है कि आप किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं किसको, अपने पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को, कि जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो एड्रेस करें, ठीक है। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो किस चीज को एड्रेस करे, वो आपके पास उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को एड्रेस करे कि जी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको या ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये आपके पास जो है वो गवर्नमेंटल चीजें हैं, इनको जो है एड्रेस करे। उसके बाद जो है आपकी स्ट्रेटजी में उन सब क्लैश आपका ना आए। सिमिलरली आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में दोनों चीजों में आपने ये देखना है कि आपके पास जो गवर्नमेंट हैं फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से जो है स्ट्रेटजी को जो है वो आपके पास इफेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटजिस्ट इन अ ग्लोबल इकोनॉमी, स्ट्रेटजिस्ट इज अ पर्सन हु डिवाइज स्ट्रेटजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग अ मैनेजर, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, एक यूनिवर्सिटी के जो डीन है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर आपके पास है, डिपार्टमेंटल डीन है, एक हॉस्पिटल का जो वीसी है आपके पास, या वट एवर एमडी है आपके पास। सो जो भी एक टॉप पोजीशन आपके पास है, दे आर एक्चुअली द स्ट्रेटेजिस्ट। आपके पास स्ट्रेटेजीज हमेशा जो है वो टॉप लेवल के ऊपर जो है वो डिजाइन की जाती हैं। देन जो आपने स्ट्रेटेजिस्ट का जो रोल है इन द ग्लोबल इकोनॉमी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फोरकास्ट पॉलिटिकल क्लाइमेट, दैट दे हैव टू लुक, दे हैव टू स्कैन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑल द टाइम, ठीक है। आपने जो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है करंट कंट्री, उसको आपने जो है हर वक्त जो है मॉनिटर करना, हर वक्त उसको आपको स्कैन करना है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर रियली गोइंग टू इम्प्रूव or decrease the profitability of that organization. So the forecasting of the political climate is one of the thing कि अगर आप एक एक्टिव मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग करते रहेंगे, आप फोरकास्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट थिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी पॉलिटिकल जो स्क्रीनिंग है उसको आपने देखना है। देन यू हैव टू लेजिस्लेटिव स्किल्स, ऑफ कोर्स जो लीगल आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लीगल कम्युनिकेशन है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, उसको भी स्किल को इम्प्रूव होना जरूरी है। देन यू हैव डाइवर्स वर्ल्ड कल्चर, आपके पास जो वर्ल्ड कल्चर है वो आपके पास क्या वो डाइवर्स है, ठीक है। जिससे हमारे पास आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आपके पास जो है दे आर मोर फोकसिंग ऑन द डाइवर्सिटी एंड इट इज बिलीव्ड दैट डाइवर्सिटी इज द सोर्स टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस,
जिन ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है और जो प्रोडक्टिविटी है वो एक आम ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी. सो दीज आर द थिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द impact of political variables on the strategy formulation as well as on the strategy implementation. And then secondly, we have, being a strategist in the global community, we have to forecast the political climate as well as we have to look for the legislative ठीक है जी, linguistic skills, and thirdly you have to look for the diverse word culture. इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है आपने जो है वो फोकस करना है. Another important factors जो हमें यहाँ पे देखना होगा कि if the government is supporting, हमारे पास किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है आपकी गवर्नमेंट अगर आपके पास ओवरसीज बिजनेस, ऑफशोर बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिलैक्सेशन है और वो सपोर्ट करती है आपके पास कि आप दूसरी जगह जाके में बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है कि वो जो है नए इन्वेस्टर्स को जो है इनकरेज करती है कि उनके मुल्क में आए और वहाँ बिजनेस स्टेबल करें, एस्टेब्लिशमेंट करें, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होंगी. सो दिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि वो इंसेंटिव देती हैं इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द अदर कंट्री कि आप लोग आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें. दीज आर द बेनिफिट्स वी आर एक्चुअली गिविंग कि आपके ऊपर जो है वो 5 साल के लिए टैक्स नहीं होगा, लेबर आपके पास जो है वो चीप होगी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं बिफोर दे आर मूविंग फॉरवर्ड कि हम ग्लोबलाइजेशन तरफ जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाके इंडस्ट्री लगाने का बेनिफिट क्या होगा. ऑफ कोर्स दे टेक द रिस्क बट दे ऑलवेज टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. दे फर्स्ट ऑफ ऑल डू देयर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि हमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्या बेनिफिट होगा, क्या रेशियो रहेगी और हमारा ग्रोथ पैटर्न कितने अरसे में कितना होगा. सो दिस थिंग इज ऑलवेज बीइंग calculated and judged before they take the decision of the something moving forward toward another country. Worldwide trends towards similar consumption pattern. आप देखेंगे आपके पास जो वर्ल्ड जो आपके पास है वो जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास के सेम है. जब से आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन का एक एरा है, तो आपके पास कोई भी चीज़ कहीं पर भी किसी वक्त आपको अवेलेबल हो सकती है. ठीक है, आपके पास अमेज़ॉन देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के लोग जो हैं चीज़ें जो हैं उस अमेज़ॉन से जाकर जो है परचेज कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू पे द फी एंड द पोस्टल चार्जेस, द थिंग विल बी डिलीवर एट योर डोर स्टेप. सो व्हाट इज़ दिस, आपके पास हर बंदा जो है अब अवेयर्ड है, उसके पास नॉलेज है और वो इन चीज़ों को देख भी सकता है, उन चीज़ों को जो है वो कर भी सकता है. ग्लोबल बायर एंड सेलर, नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट या WW जो आपके पास है, वर्ल्ड वाइड वेब, अब आपके पास इंटरनेशनल बायर हैं, इंटरनेशनल आपके पास सेलर. आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो ग्लोबली जो है उन चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, ग्लोबली आप चीज़ों को जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अमेज़ॉन की, इस तरह आपके पास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, याहू से आप ले सकते हैं, और आपके पास ईबे है, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो बिजनेसेस भी कर सकते हैं. सेकेंडली, ना सिर्फ आप चीज़ें बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बल्कि आप ऑनलाइन जो है वो जाके शेयर प्राइस की जो है वो बिजनेस भी कर सकते हैं. सिमिलरली आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल जो कि फ्रीलांस वर्कर्स को जो है वो हायर करती हैं. अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको काम जानते हैं और काम कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके ऑनलाइन जो है वो काम जो है करें और जो है आप अपने पास जो है पैसे जो है वो कमा सकते हैं अपने घर बैठे हुए. नो नीड टू एनीथिंग, जस्ट यू नीड इंटरनेट एंड समथिंग, वेबकैम एंड वट एवर इट इज रिक्वायर्ड. तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें देखिए आपके पास जो हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट आपके पास हो रही हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ई कॉमर्स. ई कॉमर्स एक ब्रॉड सेंस में एक ब्रॉड टर्म है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि आपके पास जो है वो इंटरनेट के आने से आपके पास क्या हुआ कि वेबसाइट के डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हुए, लोगों का रुझान हुआ कि वेबसाइट के थ्रू जो है बिजनेस किया जाए. या आप हम इसको इस एग्जांपल में हम इस तरह से हम इसको लेते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है और आपका अपना एक फिजिकल स्टोर है. अगर आपकी वेबसाइट है
तो आपके पास क्या है कि आपने वेबसाइट डोमेन पे अपलोड की, अब आपके पास ये है कि आपके पास एक एड्रेस है जो आपने सर्कुलेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उसे ईमेल के थ्रू डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप उसे जो है वो जो है उसे आप सर्कुलेट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास जो है वो जो वेबसाइट है वो अब अपलोडेड है और पूरी दुनिया से कोई भी बंदा उसको किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता है। कोई भी बंदा किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट करके आपसे जो है वो काम जो है वो ले सकता है। यहाँ पर इस केस में आप थोड़ा अगर देखते हैं तो आप इस चीज़ को देखें कि आपकी एक फिजिकल स्टोर है, हम कंपैरिजन करें एक फिजिकल स्टोर की वेबसाइट, दोनों बिजनेसेस हैं, आपने एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक आप फिजिकल स्टोर में बिजनेस कर रहे हैं। फिजिकल स्टोर में आपके पास क्या है कि लिमिटेड लोग आपके पास आएंगे, जो आपका एरिया है उसी एरिया के लोग आएंगे, वहां से अगर आप शॉपिंग करेंगे चीज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, बीइंग अ शॉपकीपर यू आर द स्ट्रेटेजिस्ट, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होगी कि मेरे कस्टमर किस तरह ज़्यादा ज़्यादा बढ़े, मैं कस्टमर रिटेन किस तरह से रखूँ। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड। एक वेबसाइट के लिए आपके पास क्या है कि आपके पास ऑनलाइन कस्टमर आएगा लेकिन पूरी दुनिया से आएगा, यू आर नॉट फिजिकली बाउंडेड। पहली चीज तो आपके पास बेनिफिट ये है। दूसरी चीज आपके पास ये है कि आप अपनी मार्केट रेट को जो है आपका ऑलरेडी जो है वो प्राइस जो है करेंसी जो है लो वैल्यू की है, तो जो बाहर से जो बंदा पे करेगा वो आपको डॉलर या दूसरी इंडस्ट्रियल करेंसी में पे करेगा, तो ऑफ कोर्स अगेन इट इज अ फ्रूटफुल। तीसरी चीज कि आपको जो है मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पिक्चर लेकर वहां पर क्या कर सकते हैं कि उनको आप पेस्ट कर दें एंड द बायर वो आएगा, देख पिक्चर के मुताबिक आपको करेंगे, आपको ऑर्डर देगा, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे अपनी चीजें जो है उनको आप वो जो है परचेज करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे चीजें जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में जो है वो डिफरेंट है। ई कॉमर्स के आने से आपके पास जो है दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो जो है ज्यादा तेजी से जो है फ्लोरिश हुआ है, तेजी से आपके पास जो है वो लेन देन स्टार्ट हुआ और आपके पास ऑनलाइन जो है उस कम्युनिटी को उसने जो किया बहुत ज्यादा जो है हमारे पास जो है बेनिफिट उसने दिया। इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ मनी एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, आपके पास पहला बेनिफिट देखें अगर आप इसका ग्लोबलाइजेशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी। इफ़ यू आर बिजनेसमैन तो इसकी जो अहमियत है वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि टाइमली जो है मनी जो है वो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर तक डिलीवर होता है, आपका जो रॉ मटेरियल है जो माल है वो आपको जो है मिल जाए। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर आप देखें करंट ट्रेंड्स के अंदर ईजी पैसा, ठीक है, इस मोबी पैसा, डिफरेंट नाम से आपके पास सर्विसेज आपको मिलेंगी। ठीक है, इससे पहले अगर आपके पास सैटरडे संडे बैंक बंद है, वेस्टर्न यूनियन आपके पास है जी, फिर आप जाएंगे लेंगे। ठीक, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर आपके पास, मोबाइल पैसा, इजी पैसा आपके पास इंस्टेंट है, वेदर इट्स वीकेंड और नॉट, आपकी मनी जो है वो ट्रांसफर आपके पास हो जाएगी। नॉट ओनली लोकली, ठीक है, आपके पास कोरियर सर्विसेज है डिफरेंट, आपके पास जो है वो क्या है कि आपके पास पाकिस्तान से नहीं बाहर से किसी मुल्क से पैसा आएगा और आप उसी चंद लम्हों बाद जाकर क्या करें वो पैसा जो है उसको आप जो है वो आप ले लें। तो आपने देखा कि आपके पास कितना फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। इंपॉर्टेंट थिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट, क्या आपके जब इंटरनेट आया तो आपके पास फ्लाइट स्केड्यूल है, आप बैठ कर उस वक्त ऑनलाइन देखें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ किस पे, आप ऑनलाइन बैठ के अपनी सीट्स जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें, नो वरीज एट ऑल। इससे पहले सीट बुक करना एक इट्स समथिंग वेरी मच हेडेक और ये काफ़ी पैनिक काम था आपके लिए कि आपने जो है वो सीट रिजर्व करनी है, सीट बुक करनी है। अब आप ऑनलाइन अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की फ्लाइट आप लेके आप सब कुछ रिजर्व। सो इंटरनेशनलाइजेशन ने आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आसानी लाई है, इट्स मोर ईज नाउ। आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं और चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, हमारे पास की गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड लीगल वेरिएबल्स, हमारे पास कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को इन्हांस करने के लिए, मोस्टली ये तो यही है कि रेगुलेट करना या इन्हांस करना किसी चीज़ को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ दैट पॉलिसी और दैट रेगुलेशन और इफ दैट लॉ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन दे डी रेगुलेट। फिर उसे क्या करते हैं वो डी रेगुलेट करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क की सालमियत उसको हार्म कर रही है, तो आप फिर आप क्या करते हैं, यू शुड फोकस मोर ऑन द डी रेगुलेशन ऑफ दैट थिंग। टैक्स लॉ चेंजेस, आपके पास लॉ के अंदर टैक्स के मुताबिक, टैक्स आपके पास ऑफ कोर्स किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी इंडस्ट्री की इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके पास टैक्स लॉज के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस हैं
उनका प्रपोज करना या उन चेंजेस का आना, दैट थिंग इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके पास कंट्रोल्ड बाय योर गवर्नमेंट। स्पेशल टैरिफ लगा देना आपके पास, ठीक है, आप मोबिलिंग का कार्ड लोड करते हैं, 35 रुपये 30 रुपये कट जाते हैं, बाकी आपके पास आते हैं, सो देयर आर सो मैनी स्पेशल टैरिफ्स इनसाइड दैट, सो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो है आपके ऊपर। पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज, ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज आप लोग बनाते हैं, आपके पास मोस्टली आपके पास नेशनल और लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपके पास जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर ये बनती हैं, और इसका पर्पज़ आपके पास यही होता है कि आप जो है पॉलिटिकल एक्शंस लेंगी डिफरेंट जो है सूरत हाल के अंदर। वोटर पार्टिसिपेशन रेट, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंदर, या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्टर है वो इस वोटर पार्टिसिपेशन रेट, इसको वो बढ़ा भी सकते हैं और इसको वो जो है घटा भी सकते हैं। दोनों एंड पर आपके पास जो है कि आपके पास जो है पॉसिबिलिटी आपके पास है, ठीक है, कि आप या तो बढ़ाएं या आप क्या करें, इसको घटाएं। अब नंबर ऑफ जो आपके पास वोटर्स हैं उनका बढ़ना जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इकोनॉमी, ठीक है। आप अगर एक अच्छे इंसान को सेट करके सामने लाएंगे और वो एक अच्छी पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ पेटेंट्स, कंट्री ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कितने पेटेंट्स जो हैं वो रजिस्टर किए, ठीक है, अगर वो पेटेंट्स अप्रूव्ड हैं तो उनकी रॉयल्टी फीस से कितना आप कमा रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि पेटेंट का नंबर ज़्यादा होना एक कंट्री के लिए जो है वो क्या वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन चेंजेस इन द पेटेंट लॉज, पेटेंट लॉज के अंदर चेंज आना, ये एक कंट्री की इंटरनल रेगुलेशन है, वो किस तरह से सपोर्ट कर रही है पेटेंट वालों को। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन लॉज एंड देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, क्या इस लॉ के ऊपर आप पैरोकार हैं इसके या नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है आपने इनको देखना है। देन और जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनके अंदर, उनमें हमारे पास है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस इन अदर कंट्रीज, देन द गवर्नमेंट बजट्स, वर्ल्ड ऑयल, करेंसी एंड लेबर मार्केट, वर्ल्ड ऑयल की कीमतें, करेंसी, आपके पास एक्सचेंज रेट एंड लेबर मार्केट, देयर आर other important factors. Location and severity of the terrorist activity. In case of Pakistan, of course this thing is much more influential factor. हमारे पास अब लोकेशन एंड सिवियरिटी के कितनी सीवियर था आपका जो टेररिस्ट अटैक था वो, ठीक है, और दिस थिंग इज अगेन वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर द गवर्नमेंट्स एक्चुअली, नॉट फॉर द गवर्नमेंट्स ओनली बट एज वेल एज फॉर द इंडिविजुअल्स, और जिस इलाके में वो होता है उस इलाके के लिए भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, हमारे पास बात हमने की पॉलिटिकल और ये चीज़ें, पॉलिटिकल लीगल गवर्नमेंटल फोर्सेस की, ये हमारे पास नो डाउट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द थिंग इज़ द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। और इन टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के अंदर जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जिनका इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट इनका है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेट है, जिसे हमने बात की कि इंटरनेट की वजह से आपके पास जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन डेसिमेशन आपके पास है और इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी है, आपको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास आसान है और ट्रांसपेरेंट आपके पास है। इंटरनेट की जो फैसिलिटेशन है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इंटरनेट ने जितना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द सोसाइटी बिल्डिंग एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी इन्हांसमेंट, उसको मतलब हम जो है वो डिनाई नहीं कर सकते और उसका अपना एक कंट्रीब्यूटिंग रोल हमारे पास रहेगा। इंटरनेट ने ना सिर्फ आपके जो है फंड्स ट्रांसफ़र को आसान बनाया, बल्कि इसके साथ साथ जो वर्चुअल लर्निंग है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, जो नॉलेज अवेलेबिलिटी, उसको जो भी आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बनाया। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने आपकी हेल्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स रियली चेंज द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर्स आसान जुबान में इस तरह कहा जा सकता है कि हमारे पास जो चिप्स
आपके पास कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी होती हैं, वो जो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास चिप्स लगी होती है, सिलिकॉन का मटेरियल हमारे पास ये होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरा सर्किट जो है वो बेस्ड हुआ होता है। ये एक्चुअली आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है वो सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की वजह से चीज़ों के जो साइज थे वो श्रिंक होकर बहुत ज़्यादा आपके पास क्या हो गया, वो छोटे हो गए। पहले आपके पास टीवी देखे हो, ट्यूब वाले बड़े बड़े टीवी, अब आपके पास जो है टीवी श्रिंक हो गए, स्मार्ट एलसीडीज आपके पास आ गए। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। ये आपके पास सेमीकंडक्टर्स की जो है आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके पास एक इनोवेशन है। सेमीकंडक्टर ने आपकी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट किया है। तो आपने देखा कि आपके पास इंटरनेट के साथ साथ एक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है इंटरनेट। देन एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज हैं, देन यू हैव द UWB टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, इंटरनेट चेंजेस द नेचर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। किस तरह से इंटरनेट ने जो है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की नेचर को चेंज किया है। अल्टर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक लंबे लंबे जो प्रोसेस थे प्रोजेक्ट को, एक प्रोडक्ट को बनाने में, कंप्लीट करने में, अब वो श्रिंक हो गए, फ्यू स्टेप्स के अंदर जो आपके पास हो गए। सो फर्स्ट थिंग इज कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसको उन्होंने क्या किया, अल्टर, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, आपके पास मनी ट्रांसफ़र, आपके पास और बहुत से लातादाद अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो है फैसिलिटेशन हुई है, ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स आपके पास न्यू डिज़ाइंस का आना, ठीक है, न्यू सर्विसेज का क्रिएट होना, ये भी आपके पास इंटरनेट का एक जो है बहुत बड़ी जो आपके पास फैसिलिटेशन। लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास देखें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन हैं, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मुफ्त यूज़ कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको कस्टमाइज़ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये भी आपके पास जो है तमाम चीज़ें हैं। ईज लिमिटेशन ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट, हम जिस तरह बात की अभी कि जियोग्राफिकल जो डिस्टेंसेस थे उसको जो है ओवरकम किया। सबसे बड़ी जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो इंटरनेट की है वो आपके पास ये है। फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी आपके पास के एक स्टोर की, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल पिंडी के अंदर एक किसी कोने में स्टोर खुला हुआ है, तो वो स्टोर वहीं पर है, उसके कस्टमर क्लाइंट भी जो है वो वहीं पर इर्द गिर्द से आपके पास हैं। जबकि आप इस चीज़ को अगर देखते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट है तो आप उसे ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस हो सकती है आपके पास ग्लोबली भी कहीं से। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ जोग्राफिकल जो है वो लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, जबकि उस स्टोर तक जो फिजिकली कहीं पर है उस तक जाने के लिए आपको उसी जगह पर जाना पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ चीज़ परचेज कर सकेंगे। लेकिन इंटरनेट ने आपकी इस मुश्किल को हल किया, ठीक है, और अब आप जियोग्राफिकली कहीं पर भी, कोई भी बंदा कहीं से आके आपकी वेबसाइट को विजिट करके आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर दे सकता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में फीडबैक दे सकता है, और जो कमेंट्स हैं वो भी जो है वो दे सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टर्स इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल आपके पास क्या है कि आप जो है एक प्रोडक्ट है उसको बल्क में जो है वो बनाते हैं, और वो बल्क में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। बट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल द फोकस इज मोर ऑन द प्रोडक्शन, नॉट मच ऑन द क्वालिटी, ठीक है। तो अल्टर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो कंसेप्ट उसमें भी चेंजेस आए आपके पास। चेंजेस एंट्री बैरियर, और जो एंट्री बैरियर्स थे उनको भी जो है वो ख़त्म किया गया। अब आपके पास जो एक वेबसाइट है वो कितनी जगहों पर है, कितनी मुल्कों के अंदर है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, सब कुछ आपके पास है। तो चेंजेस एंट्री बैरियर, जो एंट्री बैरियर था आपके पास वो भी आप ऑलमोस्ट आपके जो है वो भी आपके जो है वो मिनिमाइज हुए हैं। अल्टर द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, erase limitation of tradition, geographical market, changes the horizontal trade-off between the production, standardization and flexibility। ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर चेंज हुई। Then another important thing we have is the competitive forces। आपकी जिस हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं, उनमें 4 फोर्सेस अब तक हमने जो है स्टडी किए हैं। इकोनॉमिक फोर्स की हमने बात की, फिर हमने बात की आपके पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल की,
फिर हमने आपके पास जो है वो बात की टेक्नोलॉजिकल जो आपके पास फैक्टर्स होंगे, फिर हमने बात की सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। बट द लास्ट फैक्टर्स जो हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट, एक्सटर्नल स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है कम्पिटिटिव फोर्सेस। हमने जिस तरह बात की थी स्टार्ट में, आपको याद हो तो हमने जब अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट स्टार्ट की थी, हमने कहा कि एक्सटर्नल असेसमेंट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू सॉर्ट आउट द कंपिटिटर्स। ठीक है, कंपिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करने में हमें जो है एक्सटर्नल असेसमेंट करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो आपके पास कंपिटिटिव फोर्सेस हैं, हम उसे देखते हैं। Collection and evaluation of information on competitors is essential for successful strategy formulation. Being a manager, your prime task is to devise, is to formulate, is to implement the strategies. अब जब strategy बना रहे हैं, so the strategy must be competitive. Strategy must be competitive mean ये है कि जब आप उसे implement करें तो वो मार्केट में क्या करें, एक जो है वो मेजर रोल जो है प्ले करे, कम्पिटिटिव एज जो है वो ले ले। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी ऐसी हो, बट वो स्ट्रेटजी ऐसी तब आपके पास बनेगी व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपिटिटर्स। आपको अपने कंपिटिटर्स की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ्स हैं, जो प्रेजेंट वीकनेसेस है, उसके बारे में आपको पता होगा। तभी आप क्या कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से, एक बेहतर वे में क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपने मार्केट में जो है कम्पीट कर सकते हैं। Another important thing, virtually competition in all industry can be described as interest. अगर आप virtually बात करें तो competition between the industries आपके पास है, वो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो क्या है, intense है। आपके पास जो competitive forces हैं, identify the competitive firm. Of course आपका competitor ही आपका जो है वो competitive force है, but when you are looking at your competitor, you have to identify the following things. First of all, strength. आपने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को क्या करना है, वो कंपेयर करना है अपने कंपिटिटर्स की स्ट्रेंथ के साथ और अपने कंपिटिटर की वीकनेसेस के साथ। हमारे पास एक टूल है एंड दैट टूल नेम इज कंपिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिसेस। इसमें आप क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है उन्हें आप प्रायोरिटाइज करते हैं। देन यू कंपेयर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद योर कंपिटिटर्स। 2-3 कंपिटिटर के साथ क्या करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस उनका जो है आप जो है कंपैरिजन करते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ये आप उनको वेट देते हैं, उनकी रेशियो लेते हैं, ठीक है, उन्हें वेट असाइन करते हैं। आपके पास एक क्वांटिटेटिव वैल्यू आती है, उसकी रेशियो 1:4 के दरमियान आती है। ठीक है, 1:4 आपके पास उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास 2.50 से ऊपर है तो इट्स मीन कि आपके पास जो है कंपिटिटर्स, आपकी जो है कंपिटिटिव एज ज़्यादा है, आपकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत के कंपिटिटर्स। अगर वो मान लीजिए 3 है या इक्वल 4 है, इट्स मीन दैट यू आर अ मार्केट लीडर। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आप देखते हैं, देन आप जो है कैपेबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, राइवल फार्म्स की कैपेबिलिटीज, उनके पास कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी न्यू मशीनरी है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे पास नहीं है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं हमसे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपने मॉनिटर करना है। देन यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपने देखना है कि उनकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके पास नहीं है बट मेरे पास है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके मार्केट एज जो है वो ले। देन यू हैव टू लुक फॉर द थ्रेट्स, देन यू हैव लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रेटजीज। यू हैव टू लुक फॉर द थ्रेट्स कि वो इंडस्ट्री किस तरह से आपके लिए जो है वो थ्रेट का सोर्स है। सिमिलरली यू हैव टू लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, उनका फ्यूचर विजन क्या है, उनके फ्यूचर मिशन क्या है, वो किस तरह से जो है प्लान करते हैं, किस तरह से वो चलते हैं। यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग अगर आप जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो another important thing that you have to look for the strategies, that आपने देखनी है कि वो कौन कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज में क्या चीज़ जो है ज़्यादा कॉमन है, उनकी स्ट्रेटजीज
में उनका फोकस जो है वो किस तरफ है। देन बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग ए कंपटीटर, यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन दोज थिंग। आपको उन चीज के ऊपर जो है फोकस, बट यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपने उसी तरह की स्ट्रेटजी नहीं इंप्लीमेंट करनी, बट योर स्ट्रेटजी मस्ट बी डिफरेंट एंड प्रोएक्टिव देन दैट ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ योर कंपटीटर्स। आपने उनकी अपनी स्ट्रेटजी को क्या करना, उनकी स्ट्रेटजीज जो है उनको आपने डिफरेंशिएट करना है। नाउ यू आर अ मैनेजर, आप जो है मैनेजरियल प्रैक्टिस का कोर्स ले रहे हैं। बीइंग अ मैनेजर, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड द की क्वेश्चन अबाउट द कंपटीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपटीटर्स, के उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके पास जो है क्या है। देन देयर वीकनेसेस, व्हाट आर द वीकनेसेस, why we are looking for the strengths, why we are looking for the weaknesses। अगर हमें उनकी स्ट्रेंथ पता है अपने कंपटीटर्स की, तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करके उन स्ट्रेंथ तक जो है वो ला सकते हैं। हम अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर, ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंपटीटर एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ही इज एक्चुअली डिवाइजिंग टू कंप्लीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए वो कौन सी जैसे जो है वो शराइत हैं जिस वजह से क्या कर रहा है आपके पास कि वो कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज है जिस वजह से क्या कर रहा है आपके पास वो बना रहा है कम्पिटिटिव फोर्स आपका। दे रिस्पॉन्सेज टू ऑल एक्सटर्नल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक। आपके कंपटीटर्स जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फोर्सेज। देयर वल्नरेबिलिटी टू आवर अल्टरनेट स्ट्रेटजीज, आपकी जो अल्टरनेट स्ट्रेटजीज हैं उनके हिसाब, उनकी वल्नरेबिलिटी, उसके जो है वो रिस्पॉन्स में जो है वो कैसी है। हम बात करते हैं अपने पास जो की क्वेश्चन अबाउट द कंपटीटर्स का। आपके जो कंपटीटर्स हैं उसके बारे में आपने कौन से जो की क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। और हमने लास्ट स्लाइड में हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए, बट हम यहाँ पे ये बात करेंगे अवर वल्नरेबिलिटी टू द सक्सेसफुल स्ट्रेटजिक काउंटर अटैक, ठीक है, कि हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो कितनी अच्छी हैं कि वो जो हैं जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं, अगर वो उसके ऊपर काउंटर अटैक हो तो किस तरह से उसको जो है वो उनको मैनेज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पोजीशनिंग रिलेटिव टू द कंपटीटर्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है कंपटीटिव फोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारा सारे के सारा जो फोकस है वो किस तरफ है, वो हमारे पास कंपटीटर्स के ऊपर है, ठीक है। हम ये बात देख रहे हैं जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमें ना सिर्फ उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर नजर रखनी है, बल्कि वी आल्सो हैव टू लुक टुवर्ड्स द एडवर्टाइजिंग, कि वो एडवर्टाइज किस तरह से करते हैं, वो कस्टमर को किस तरह से जो है मनाते हैं, उनका कस्टमर कौन है, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज है कि अगर आपका जो सेगमेंट है वो स्पेसिफिक है, आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए काम करते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं, देन दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और वो आपके पास बहुत ज्यादा आपको जो है वो बेनिफिट देगी, ठीक है, कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपना सेगमेंट क्लियर है और उस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि ये मेरा सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बना रहे हैं 5 से 8 साल के बच्चों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से 8 साल के बच्चों के कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उनकी लाइक्स डिसलाइक क्या है, वो किस तरह की चीज़ पहनना पसंद करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल, उस लेवल तक उनको मेंटल मेच्योरिटी कितनी होती है, चीज़ों को किस तरह जज करते हैं, किस तरह से वो थिंकिंग कैसी है। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके प्रोडक्ट को जो है वो डिज़ाइन करने के अंदर, ठीक है। तो आपने सिर्फ कंपटीटर्स को नहीं देखना, बल्कि आपने उनकी जो पोजीशनिंग है रिलेटिव टू द मार्केट, आपने उसको भी जो है देखना है, उनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको किस तरह से पोजीशन करते हैं, अपने कस्टमर को किस तरह से वो डील करते हैं, अपने कस्टमर को किस तरह से चीज़ें बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है आपका फोकस होना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस थिंग इज अगेन फॉर द मार्केट पोजिशनिंग, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर ऑफ द फर्म। इस तरह हमने आपसे बात की कि हमारे पास एंट्री और एग्जिट बैरियर्स, आपके बिजनेसेस के दो आपके पास इंपॉर्टेंट एज हैं बिजनेस के, या हम दो इनको पैरामीटर्स कहते हैं। एक पैरामीटर तो हमारे पास ये है कि आप किस बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट के आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। हमारे पास, मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं इस एग्जांपल को दोबारा कोट करता हूं आपके लिए, रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो हैवी मशीनरी आपके पास है, ठीक है, जो हैवी मशीनरी आपके पास है, फॉर एग्जांपल बिल्डोजर आपके पास हैं, या हैवी जो आपके पास मशीनरी है जो कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास काम आती है, वो हर एक बंदा नहीं परचेज करता, क्योंकि उसके लिए एक हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो आपके पास पूरे पाकिस्तान में उस मशीनरी को कुछ लोग जो हैं वो बाय करते हैं, हर दूसरा बंदा जो है उसके पास बुलडोजर नहीं होगा,
ठीक है। इसके मुकाबले में आप देखें शॉपकीपर्स को, आप होटल्स को देखें, आपको एक मार्केट के अंदर ज़्यादा होटल नजर आएंगे, ज़्यादा शॉप्स नजर आएंगी। वाई? बिकॉज वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी आपके पास काम जो है वो चल जाता है। तो आपने एक जगह देखा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर आपके पास न्यू इंट्रेंट के या कंपटीटर के जो चांसेस हैं वहां पर आपके पास कम है, बनिस्बत इस केस के अंदर जहां पर आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है और आपके पास जो कंपटीटर्स जो हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जहां पर इन्वेस्टमेंट कम है वहां पर न्यू इंट्रेंट जो है ज्यादा है, न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कंपटीशन आपके पास यहाँ पर आपके पास इस मार्केट में जो है वो ज्यादा है। जबकि इस केस में जहाँ के आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर है, वहां पर आपके पास क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बट न्यू इंट्रेंट के आने के, कंपटीटर के आने के जो चांसेस है वो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो कम है आपके पास मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेबल जो है कंपटीशन ना होना, स्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस हैं। जबकि यहाँ पे जो है प्रोएक्टिव एनवायरनमेंट, एक एक्टिव जो है एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि क्योंकि आपके पास ऑफ कोर्स जिस तरह से कंपटीटर डील करेगा चीज़ों को, कंपटीटर जिस तरह से चीज़ों को देखेगा, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा, आपने उसी एंड से अपने कंपटीटर से अच्छी एक स्ट्रेटजी जो है मार्केट में लानी है, ताकि आपका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और उसकी जो डिमांड है वो आपके पास क्या वो ज़्यादा हो और उसकी जो है वो आपके पास मार्केट शेयर ज़्यादा हो। ऑफ कोर्स हमारा एंड पर्पस हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ही है कि हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास ज़्यादा हो। देन हम इसको देखें, हमारे पास की फैक्टर्स ऑफ अवर current position in the market, then the most important thing that we have to look for the key factors for our current position in the market। आप अपना इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस में हमने अभी आपसे बात की कि इंडस्ट्री आपके पास है, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में आपके कंपटीटर्स भी होंगे, ठीक है। इसमें जो एक टूल है जो हमें हेल्प करता है हमारे की फैक्टर्स फॉर करंट पोजीशन को, करंट पोजीशन में इंडस्ट्री में हमारी क्या है उसको जज करने के लिए हमारे पास एक टूल है और उस टूल का हमारे पास नाम है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिसेस। हम इस कोर्स में शायद उस चीज को कवर ना करें, ठीक है, बट मे बी हमारे पास हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये एक टूल है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस टूल में हम क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि अपनी की स्ट्रेंथ्स और अपनी की जो वीकनेसेस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी। ये मेरी की स्ट्रेंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, मोस्ट आपके पास जो वीक पॉइंट है, इनको आप प्रायोरिटी से लिखते हैं, फिर आप इनको जो है वो स्कोर देते हैं, ठीक है, इनको रेट देते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना कंपैरिजन किया अपने जो है वो दूसरे रेलेवेंट रिलेटेड इंडस्ट्री के कंपटीटर्स के साथ, आप अपना कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि करंट पोजीशन आपकी मार्केट में क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ हैं और आपकी जो वीकनेसेस हैं उसके लिहाज से आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके कंपटीटर्स की जो है क्या आपके पास जो है वो वीकनेसेस हैं। ये दोनों चीजें आपने इनको जो है वो आपने इनको जज करना, इनको आपने वो देखना होगा। फिर एंड ऑफ द डे आपके पास एक क्वांटिटेटिव वैल्यू आती है और देखते हैं कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो इस उनकी ये स्ट्रेंथ है, उनकी ये वीकनेसेस है। फिर आप करते हैं अपने उन स्ट्रेंथ को जो है वो कन्वर्ट करते हैं अपने पास और इम्प्रूव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, या अपनी वीकनेसेस को आप क्या करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं और अपने आप को बराबर लाते हैं किसके, अपने कंपटीटर्स के। सेल्स एंड प्रॉफिट रैंकिंग ऑफ द कंपटीटर्स ओवर टाइम, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके पास सिर्फ कंपटीटर्स के जो हैं उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे नजर नहीं रखती, बल्कि दे आर आल्सो लुकिंग फॉर देयर सेल्स, देयर प्रॉफिट रिकॉर्ड्स, ठीक है, उनकी मार्केट शेयर की प्राइस, मार्केट में उनके क्या शेयर है, मार्केट शेयर, फिर उनकी स्टॉक मार्केट में उनके प्रोडक्ट, उनके शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है, हर चीज पे जो है नजर होती है। अगर आप अपने पास आप सेल्स की, प्रॉफिट के रिकॉर्ड रखते हैं, ऑफ कोर्स कंपनीज अपना रिकॉर्ड तो मेंटेन रखती हैं, क्यों, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकॉर्ड दे आर एक्चुअली फॉरकास्टिंग कि हमारे पास ये ट्रेंड आ रहे हैं सेल्स की, ये हमारे पास प्रॉफिट के सेल्स आ रहे हैं, दे फोरकास्ट कि अगले 5 सालों में हमारा क्या टारगेट होगा, हमने खुद को कहाँ देखना है, हमने क्या जो है उसको हमने अचीव करना है, ठीक है। इसी तरह से आपके जो कंपटीटर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं सेल्स के, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने में, आपकी स्ट्रेटजी को जो है इम्प्रूव करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। नेचर ऑफ द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विद योर सप्लायर, योर रिलेशनशिप विद योर डिस्ट्रीब्यूटर,
Another I like to add that your relationship with your customers, आपके कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एम्प्लॉयज़, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के साथ एक अच्छा ताल्लुक होना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि दीज आर द टू। सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, अगर वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, अगर सस्ता सप्लाई नहीं करेगा, सप्लाई करेगा एक फैक्टर है, सस्ता सप्लाई करना एक सेकंड फैक्टर है। अगर आपको सप्लाई नहीं हो रहा टाइमली रॉ मटेरियल, क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा और ओवरऑल आपका जो है डिस्टर्ब होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है, कि रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बनाए। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अब जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर प्रॉपर कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा तो कस्टमर जो है आपके पास आपके प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स आपके कस्टमर जो है वो डी वैल्यू होगा और वो मोस्टली दे स्विच ऑन द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि सप्लायर और कस्टमर दोनों, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो सप्लायर है वो किस तरह से उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या तो आप अपनी सप्लायर को खत्म करें और खुद ही जो है रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना शुरू करें बनिस्बत के आप किसी सप्लायर के थ्रू लें, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अपना खुद आप स्टेबल करें। फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजेस के कंसेप्ट आपके पास है कि फ्रेंचाइज से कस्टमर आके डायरेक्टली आपके पास क्या करे, आपका प्रोडक्ट जो है वो ले ले। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपके पास रिलेशनशिप को जो है वो आपने किस हैंडल कर देखना है। द थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स आपका जो थ्रेट है कि सब्स्टिट्यूट मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा और वो आपकी मार्केट शेयर को ऑफ कोर्स जो है वो डिस्टर्ब करेगा। तो इस थ्रेट को किस तरह से जो आपके पास है मिनिमाइज करना है, अगेन इट्स अ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, और आपके पास मैनेजर्स जो है इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेते हैं। Then I would like to add these 7 components of the competitive forces जो आपके पास US firms हैं, उनकी ये 7 जो हैं characteristics हैं, and then on the basis of these 7 characteristics वो क्या करती हैं कि अपनी चीज़ों को क्या करती हैं मैनेज करती हैं, अपनी चीज़ों को क्या करती हैं वो देखती हैं। ये जो हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वन कैन अडॉप्ट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ को जो है अडॉप्ट कर सकता है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैज़ सम कम्पिटिटर्स। तो उन कम्पिटिटर्स को किस तरह से जो है आप जो है उनको आप फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह आप उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास मार्केट शेयर मैटर्स। ऑफ कोर्स मार्केट शेयर ही ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर रहा है। अगर आपका मार्केट में शेयर ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट इन डिमांड है, आपके कस्टमर लॉयल हैं, आपकी ब्रांड जो अवेयरनेस है वो कस्टमर्स के अमंग ज़्यादा है, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास हाई होगी। तो यहाँ पर ये बात की कि मार्केट शेयर मैटर्स। मार्केट जो यूएसए मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑफ कोर्स जो यूएसए कंपनीज हैं, उनके लिए जो मार्केट शेयर है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस यू आर इन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। And the most important thing is that it is also called a vision statement, a mission statement actually, कि mission statement हमारे पास क्या है कि हमारा बिजनेस है क्या, and what is our current state of business, हमारा है क्या, बिजनेस है क्या। विजन स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि वेयर यू वांट टू सी योर बिजनेस इन द फ्यूचर, कि इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को कहाँ पर जो है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस यू आर इन, वंस यू गॉट द पॉइंट दैट आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप होगी, आपका बिजनेस है क्या, आपका कस्टमर क्या है, कस्टमर आपका कौन है, आपके जो एक्चुअल सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन है। जब आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो फिर मतलब इट्स मीन दैट यू आर नाउ ऑन द पॉइंट। फिर उसके बाद आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके पास जो है स्टार्ट होगी। ब्रोक और नॉट, फिक्स इट। ठीक है, चीज़ों को ख़त्म नहीं करना बल्कि उसे जो है फिक्स करना है। यू हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप, यू हैव टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, नॉट ओनली विद द सप्लायर, नॉट ओनली विद द डिस्ट्रीब्यूटर, आल्सो विद द कस्टमर। आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है उसको भी आपने क्या करना है, इन्हांस करना है, उसको भी आपने जो है वो इम्प्रूव करना है। इनोवेशन और एवेपोरेट, द ओनली वे टू सर्वाइव in this competitive era is to innovate and innovate. If you will not innovate, of course the end result will be the evaporation, you will evaporate, आपको जो है वो evaporate जो है वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने देखी कि इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, बल्कि आप ये चीज़ देखें कि दुनिया के अंदर जो भी एक नई डेवलपमेंट है, जो भी एक नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ फ्रॉम यूएस।
हर चीज़ जो है वो कौन करता है, वो यूएस करता है, बल्कि यूएस वाले ही हर चीज़ को करते हैं, वो मैनेज करते हैं आपके पास। तो बल्कि यहाँ पर तो ये कंसेप्ट है कि आपके पास जब टेक्नोलॉजी यूएस में ऑब्सोलीट हो जाती तब हमारे पास जो है डेवलपिंग कंट्री हम जो है पाकिस्तान, यहाँ पर हमारे पास जो है तब जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, तब हम उस चीज़ को जो है वो सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो हैं। एक्विजिशन इज एसेंशियल टू ग्रोथ। हमारे पास तीन कंसेप्ट, एक हमारे पास एक्विजिशन, एक हमारे पास है मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, हमारे पास या तो मर्ज करें या आप क्या करें उसको मतलब कि एक्वायर करें, या आप क्या करें मतलब कि रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी है, या डाइवेस्टिच्योर है, डाइवेस्ट करें आप। डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, बट एक्विजिशन इज इम्पॉर्टेंट। आपके पास जिस तरह बिजनेस डेवलपमेंट हो रही है आपके पास, आप हर एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हर एक फील्ड के अंदर आप जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर कोई कंपनी है और वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, आप किसी दूसरी, आपके अंदर कोई और क्वालिटी है, आप किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो दोनों मिलकर अगर काम करें, मर्जर बना लें, तो आपके पास क्या है, जो आपके पास एक एंड प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी ज़्यादा रिफाइन होगी, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेजर जो मर्जर है हमारे पास वो है सोनी इरेक्शन का। ठीक है, आप देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोनी इस कैमरा, उनकी क्वालिटी, लेंस की पिक्चर, जबकि एरेक्सन हमारे पास मोबाइल कंपनी। तो आपने देखा सोनी एरेक्सन की जो कॉम्बिनेशन है, इट इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमारे पास चेंज हुआ, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप क्या करें, एक्वायर करें, एक्विजिशन, आप पूरी की पूरी फर्म क्या करें, एक्वायर कर लें। ठीक है, एक्वायर नहीं करते फिर आप क्या करें, मतलब के मर्जर करें। तो हमारे पास दिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। तो आजकल कंपनीज जो हैं इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा आपके पास जो है फोकस कर रही हैं, आपके पास किसके लिए, आपके पास ग्रोथ के लिए। पीपल मेक अ डिफरेंस, ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन, द ओनली थिंग मेक अ डिफरेंस इज द पीपल। नो डाउट यू हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू हैव अ गुड IT skill, you have each and everything, but the important component is the human, the people who are actually running those machines, who are actually running those business processes, वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है important है, और उनके ऊपर आपने जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी। और जो यूएस कंपनीज हैं, जो यूएस कंपिटिटर्स हैं, वो क्वालिटी के ऊपर जो है कंप्रोमाइज नहीं करते। हर चीज़ पे कंप्रोमाइज है, बट क्वालिटी के ऊपर आपके पास जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यूएस फर्म्स की बयान की। ठीक है, और ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव टू अडॉप्ट दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर वी वांट टू बी सक्सेसफुल। हमारी समरी जो है आज की बिजनेस की, हम आज के लेक्चर के ऊपर बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस की हमने बात की, देन हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात की कि किस तरह से आपके पास चीज़ों में चेंजेस आई, हमारे पास टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई। देन हमने बात की कम्पिटिटिव फोर्सेस की, कि आपके पास कौन कौन से कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं जो कि आपके पास जो हैं वो वर्कआउट करते हैं और आपके पास जो है वो चीज़ों को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, बीइंग अ मैनेजर, आपका क्या रोल है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डिसीजन होते हैं। ठीक है, डिसीजन लेते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, देन वी शुड डिस्कस अबाउट द डेविल्स एडवोकेसी एंड इलेक्ट्रिकल इंक्वायरी। हमारे पास ये 4 टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। For today's lecture, thank you very much for listening me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.